तो अच्छे रह जाएंगे। हमने बड़ी ज़रूरी टॉपिक ख़त्म किया था जिसमें लाइन इंटीग्रल्स थे। बहुत ही ज़रूरी था, इतना ज़रूरी है कि मैं बता नहीं सकता। अ, आधा पेपर तुम्हारा लाइन इंटीग्रल्स में से हो सकता है, इसका अच्छा वाला चांस होता है। तो सिंपल लाइन इंटीग्रल किए थे, प्रॉपर्टीज़ की थी, मल्टी वैल्यूड ये भी किया था हमने, फिर ये भी मल्टी वैल्यूड का एग्जांपल था, फिर ये एग्जांपल ठीक है, फिर हमने विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ भी किया था, बिल्कुल सही है, इसको हमने कन्वर्ट किया था उसमें। और उसके बाद हमने पाथ ऑफ इंटीग्रेशन की बात पता नहीं की थी या नहीं की थी। ये बड़ा ज़रूरी है, ये बात ये भी। इसमें बात ये थी कि अगर तुम इसको इंटीग्रेट कर रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन अगर तुम पाथ फ़र्क लेते हो, यानी तुम डिफरेंट रास्तों पे जाते हो, तो जाना तो तुमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक किया है, लेकिन अगर तुम इस रास्ते पे जाओ या इस रास्ते पे जाओ या इस रास्ते पे जाओ, तो क्या आंसर्स फ़र्क होते हैं या सेम होते हैं? तो आंसर्स फ़र्क होते हैं। सेम सिर्फ उस सूरत में हो सकते हैं अगर इंटीग्रल एग्जैक्ट इंटीग्रल है, ठीक है? और ये फिर उसका एग्जाम्पल था एग्जैक्ट इंटीग्रल। ये मैंने नहीं किया था, कर भी नहीं रहा। एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स 3 वेरिएबल्स में भी आ सकते हैं। अभी तक हमने 2 वेरिएबल्स में किए हैं ना, तो 3 में भी आ सकते हैं। पहले शर्त क्या थी कि पी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। तो अब 3 शर्तें हैं कि पी डब्ल्यू इज इक्वल टू आर एक्स, और बस देख लेना, मतलब कि तीनों के पार्शियल डेरिवेटिव्स आपस में अगर इक्वल हों तो तब वो इक्वल कंसिडर होता है। लो जी, यहाँ से शुरू करना था ग्रीन्स थ्योरम। अब ग्रीन्स थ्योरम एक्चुअली तो बस ये एक फॉर्मूला है, बस ये एक थ्योरम है, ठीक है ना? लेकिन ये ऑनलाइन में करूंगा कैसे, नहीं जानता। ये बेसिकली ग्रीन्स थ्योरम है, ठीक है? अब ग्रीन्स थ्योरम सिर्फ उस वक्त चलता है, एक्चुअली ना इसको उल्टा लिखना चाहिए था, लेकिन तुम्हारी किताब ने ऐसे लिखा है, इसको पढ़ो उल्टा, मतलब राइट साइड से शुरू करो। कि अगर तुम्हारे पास इस तरह का एक इंटीग्रल गिवन है जो तुमने एक क्लोज्ड इंटरवल पे निकालना है अराउंड द कर्व सी, तो इसको तुम कन्वर्ट कर सकते हो इस इंटीग्रल के अंदर, पी वाई माइनस क्यू एक्स के अंदर, और डबल इंटीग्रल अराउंड रीजन आर। मतलब बात ये है कि ये जो क्लोज्ड इंटीग्रल है जो किसी क्लोज्ड एरिया के ऊपर है, तो इस एरिया का जो, इस रीजन का जो एरिया है वो आर होता है, ठीक है? इसके क्वेश्चंस इस तरह से होते हैं। अच्छा, एक तो ये है कि ग्रीन्स थ्योरम अपने पास से इस्तेमाल ना करना शुरू कर देना एग्जाम में। तुम्हें एग्जाम में कहा जाएगा कि सॉल्व दिस यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम, फिर इस्तेमाल करना, ठीक है? वरना वो खिचड़ी पक जाती है सारी। तो मेरे पास ये इंटीग्रल गिवन है अराउंड द बाउंड्री सी ऑफ एन इलिप्स। ये कोई इलिप्स है। इलिप्स क्या होता है? अंडा, यानी सर्कल नहीं, अंडा। अंडे की जो शेप होती है वो इलिप्स होती है। तो वो कहता है कि ये इंटीग्रल सॉल्व करो अराउंड इलिप्स। अच्छा, अब या तो मैं इसको नॉर्मल सीधा तरीके से सॉल्व करना शुरू कर दूं जो हम पीछे लाइन इंटीग्रल्स करते आए हैं, या मैं ये करूं कि मैं इसके ऊपर ग्रीन्स थ्योरम लगाऊं। अब ग्रीन्स थ्योरम क्या कहता है कि पी का डेरिवेटिव वाई के हिसाब से, क्यू का डेरिवेटिव एक्स के हिसाब से। तो ये उसने पी का डेरिवेटिव वाई के हिसाब से निकाला, यानी पी पी ये है ना, तो इसको वाई के हिसाब से करोगे तो -1 आएगा। फिर क्यू ये है, इसको एक्स के हिसाब से करोगे तो 1 आएगा। अब पी वाई माइनस क्यू एक्स करना है ना, तो वो -1 हो गया, -2 आ गया सिंपली। वो -2 बाहर चला जाएगा, तुम्हारे पास सिंपली ये इंटीग्रल बचेगा। अब ये जो इंटीग्रल है ना, कि डबल इंटीग्रल डी एक्स डी वाई आर, ये एरिया ऑफ रीजन है। हमने एरिया इनक्लोज पढ़ा था ना पीछे एक जगह पे, कि एरिया ऑफ रीजन कैसे निकालते हैं। अब इसके दो रास्ते हैं। सबसे आसान रास्ता ये है कि तुम्हें ये पता है कि ये एलिप्स है, उस एलिप्स का एरिया निकाल लो, ठीक है? अब पता नहीं तुम्हें ये याद हो या नहीं, लेकिन अगर ये एलिप्स है तो इसकी इलिप्स की इक्वेशन बना लो। ये इलिप्स की इक्वेशन की शक्ल होती है, हमेशा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से तुम्हारे पास ए की वैल्यू आ गई, ए ये वाला होता है 4 आ गया, और बी की वैल्यू आ गई 4/3, ये इसकी। नहीं समझ आती तो पूछ लो। और एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है? वो ए बी पाई होता है, ए बी और पाई। तो 4 × 4/3 इंटू पाई, तो वो एरिया आ गया 16 पाई/3। अच्छा, अब एरिया है क्या? एरिया ये वाला इंटीग्रल है, डबल इंटीग्रल डी एक्स डी वाई। यहाँ पे 16 पाई/3 रखो और तुम्हारे पास टोटल आंसर आ जाएगा 32 पाई/3। एक और करो, तुम्हारे पास ये इंटीग्रल है टेकन एंटी क्लॉकवाइज अराउंड द ट्राइंगल विद वर्टिसेस ये। उसने तुम्हें कहा कि भाई एक ट्राइंगल है जिस पे तुमने इसको सॉल्व करना है। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं,
जिस तरह हम पहले करते थे, या तो C1 पे लैदा, C2 पे लैदा, C3 पे लैदा, या तुम ग्रीन्स थ्योरम लगाओ। और ग्रीन्स थ्योरम में क्या करना है कि पी वाई लेना है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई वो क्या आया, 1 आया। क्यू एक्स लेना है, कि क्यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो 3 आया। तो 1 माइनस 3 हो गया -2, यानी अच्छा, ये तो उसने सॉल्व करके तुम्हें दिखाया है कि उसने C1 पे पहले अलहदा सॉल्व करके दिखाया है, C2 पे अलहदा, C3 पे अलहदा, और फिर सारों को ऐड कर दो। या तुम ग्रीन्स थ्योरम से करो कि उसका डेरिवेटिव निकालो, 1 आया, उसका डेरिवेटिव निकालो, 3 आया, दोनों उधर रख दो, तो 1 माइनस 3 हो गया। इवेंचुअली ये जो चीज़ बचेगी, ये एरिया ऑफ वो वाला ट्राइंगल है। तो उस ट्राइंगल को तुमने ड्रॉ किया हुआ है, उसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये बेस इसकी 1 नज़र आ रही है और हाइट इसकी नज़र आ रही है ये 2। तो हाफ इंटू 1 इंटू 2 1 बन जाएगा ना गालपन। तो वो एरिया 1 निकला, उसको मल्टीप्लाई करके वो। तो ग्रीन्स थ्योरम मेहनत तो बहुत बचाता है, मतलब बजाय इसके कि तुम ये सारा काम करो, वो मेहनत तो बहुत बचाता है। लेकिन ग्रीन्स थ्योरम की शर्तें ये हैं, एक तो कि क्लोज्ड इंटीग्रल होना चाहिए, ये क्लोज्ड होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अगर एग्जाम में तुम्हें कोई कहे ना कि ग्रीन्स थ्योरम लगाओ, तो मेरे ख्याल में तो तभी लगाना चाहिए, वरना नहीं लगाना चाहिए, मुश्किल में और फंस जाते हो। एक दो और एग्जाम्पल्स हैं, ये खुद देख लेना। काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं, क्यों इतने एग्जाम्पल्स हैं, बहरहाल हैं, देख लेना। और यहाँ आके ये टॉपिक ख़त्म होता है पूरा लाइन इंटीग्रल्स का, जिसमें ये सारी चीज़ें करते गए, उसका एंड जो है वो, ये बहुत अच्छा है एक्चुअली टॉपिक। ये सारी उसने समरी रिवाइज करवाया हुआ है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होता था, उसको सॉल्व कैसे करते थे, फिर ग्रीन्स थ्योरम क्या है, सो ऑन। लो भाई, यहाँ से थोड़ा सा चेंज होता है और मेरे ख्याल में तो आसान हो जाता है। 3 फंक्शंस हैं, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल। पहला ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट ये लिखा क्या हुआ है, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन, यानी कुछ स्केलर फंक्शन है जिसके ऊपर हम ग्रेडियंट निकालते हैं और जवाब में एक वेक्टर आता है। ठीक है, तो अगर तुमने एक फॉर्मूला सिर्फ याद करना है ना, तो वो ये ग्रेडियंट का फॉर्मूला बनता है। ये जो फाई है, फाई, ये कोई स्केलर फंक्शन है, कोई भी एक्स वाई जेड सिंपल स्केलर फंक्शन है। जब तुम इसका ग्रेडियंट निकालते हो, तो इसका मतलब होता है ये उल्टा डेल्टा, इसको डेल पढ़ते हैं। तो तुम डेल निकाल रहे हो, इसका वो होता क्या है, पार्शियल फाइव बाई पार्शियल एक्स आई, पार्शियल फाइव बाई पार्शियल वाई जे, सो ऑन। अब ये जो आंसर आया है, ये आंसर एक वेक्टर है। यानी जब तुम ग्रेडियंट निकालते हो, तो निकालते एक स्केलर का हो, लेकिन जवाब एक वेक्टर आता है। जब तुम डाइवर्जेंस निकालते हो, तो वो तुम एक वेक्टर की निकालते हो। जब डाइवर्जेंस तुम निकालते हो एक वेक्टर की, और मजे की बात यह है कि वो आता है एक स्केलर, उल्टा हो जाता है काम। जब तुम डाइवर्जेंस निकालते हो, तो वो निकालते हो तो तुम एक वेक्टर की हो, लेकिन जवाब एक स्केलर आता है। अभी जरा मुझे कंप्लीट करना, तो फिर मैं, बल्कि यार कर लो, ठीक है कर लो। लो जी, ये तुम्हें मैंने एक फंक्शन दिया ए, ये एक वेक्टर है, नजर आ रहा है इसमें आई जे के है, ये एक वेक्टर है। अब मैं तुमसे कहता हूँ कि इसकी डाइवर्जेंस निकालो, तो डाइवर्जेंस का ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो जरा निकालो, बल्कि ये लिखा हुआ है ऊपर, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो जरा इसकी डाइवर्जेंस निकालो, क्या निकलती है, जबानी मेरे साथ ही। तो ये लिखा हुआ है A1, ये वाला A1 है ना, एक्स स्क्वायर वाई, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो आ गया 2xy, इसका आ गया 2xy, तो पहली टर्म आ गई 2xy। फिर A2 को करना है y के साथ, इसको करोगे तो वो आएगा -xz, तो 2xy -xz, और फिर आखिरी को z के साथ करना है, तो वो आएगा 2yz। तो पहले इस वाली को, सिर्फ इस वाली टर्म को x के हिसाब से, फिर दूसरी टर्म को y के हिसाब से, फिर तीसरी टर्म को z के हिसाब से, तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 2xy -xz प्लस 2yz। पीछे से कुछ आता हो ना आता हो भाई, ये बड़ा ही आसान चीज़ है और स्कोरिंग चीज़ है, सिंपल एमसीक्यूज है। फिर तुम्हें एक वेक्टर दिया हुआ है, ये ए एक वेक्टर तुम्हें दिया हुआ है। ठीक है, तुमने दोबारा डाइवर्जेंस निकालनी है, उसने डाइवर्जेंस निकाल ली, कोई खास बात नहीं फिलहाल तक। अच्छा जी, कर्ल।
कर्ल आखिरी है, कर्ल भी एक वेक्टर का निकलता है, ठीक है। तो कर्ल की ये डेफिनेशन होती है, मतलब कर्ल ए इज इक्वल टू, बल्कि ये भी याद रखो, ये तुम्हें एमसीक्यूज में काम आएगा, मैं बताता हूँ अभी कैसे। तो ये कर्ल की डेफिनेशन है, ठीक है। वो डिटर्मिनेंट लेना है, आई जे के फिक्स हैं, ऐसे ही लिखने हैं, पार्शल एक्स पार्शल वाई पार्शल जेड भी फिक्स हैं, ऐसे ही लिखने हैं। सिर्फ चेंज क्या होएगा, A1 A2 A3 की वैल्यूज चेंज हो जाएगी, बाकी सब वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब इसमें एमसीक्यूज हैं काफ़ी सारे, वो ये हैं कि ग्रेडियंट किसका निकलता है, तो ग्रेडियंट निकलता है स्केलर का। ग्रेडियंट बजाते खुद क्या होता है, वेक्टर होता है, नजर आ रहा है आई जे के। डाइवर्जेंस किसकी निकलती है, डाइवर्जेंस निकलती है सिर्फ और सिर्फ एक वेक्टर की, और डाइवर्जेंस खुद क्या होती है, स्केलर। ये खुद एक स्केलर रकम है, इसमें कोई आई जे के नहीं है। कर्ल किसका निकलता है, वेक्टर का, और कर्ल खुद क्या होता है, खुद भी एक वेक्टर ही होता है, ठीक है। तो अगर डिटर्मिनेंट निकालना आता हो तो ये काफ़ी बच्चों का खेल है कि ये तुम्हें एक वेक्टर दिया हुआ है और तुमसे कहा है कि कर्ल निकाल लो इस पॉइंट पे, तो पॉइंट की तरफ तो मैं एंड पे आता हूँ, पहले सिर्फ कर्ल निकाल लो। कर्ल निकालने के लिए तुमने आई जे के लिखा, पार्शल एक्स वाई जी लिखा, वैसे ही लिख देना, सिर्फ बदलना क्या है कि A1 की जगह पे तुमने ये A1 लिखना है, फिर A2 आएगा और फिर A3 आएगा। आगे ये सारा वही है जिस तरह डिटर्मिनेंट सॉल्व करते थे मैट्रिक में, इंटर में कैसे करते थे। पहले आई आ गया, अब हम तो ऐसे करते थे कि ये वाली रो और ये वाला कॉलम भूल जाते थे, जो भी आई तुमने आई लिखा है ना, तो तुम ये रो और ये कॉलम भूल जाते थे। अब बचा क्या, ये चार चीजें बची, पार्शल बाय पार्शल वाई इसका, ठीक है, माइनस पार्शल बाय पार्शल जेड इसका। अच्छा, अब ये खत्म हो गया, आई खत्म हो गया, अब साइन चेंज करो तो माइनस जे, माइनस जे। अब जे वाली रो और जे वाला कॉलम भूल जाओ तो क्या बचा, पार्शल एक्स इसका, वो ये है, माइनस पार्शल जी इसका, वो ये है। फिर ये खत्म हो गया, फिर दोबारा साइन चेंज करो, आई जो था वो प्लस के साथ था, जे माइनस के साथ हुआ, और के फिर दोबारा प्लस के साथ हो जाएगा, और फिर वो, और आगे इसको सिंपली सॉल्व कर लो। जब तुम इसको सॉल्व करके ये आंसर आ जाता है तुम्हारे पास, तो आखिरी स्टेप में वो जो पॉइंट उसने दिया हुआ है ना 1 3 - 2, वो इसके अंदर पुट कर दो एक्स वाई जी की जगह, और उसको सॉल्व कर दो। ये बड़ी काम की चीज़ है उन लोगों के लिए जिनको ये किताब मुश्किल लगती है, क्योंकि ये 3 फार्मूलों के पीछे अच्छे भले क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, एमसीक्यूज भी और रिटर्न भी, और है भी बड़े आसान, सादे सादे से बिल्कुल। आपको फार्मूलाज याद हो तो आप सॉल्व कर लेते हो। इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल आ सकती है ना, वो मैं दिखाता हूँ क्या आएगी। वो ये आएगी, आ, तुमसे कहता है कि ग्रेड डिव ए निकालो। ये मैं करता हूँ एग्जाम्पल में। मुझसे ये कहा जाता है कि फाइंड करो ग्रेड डिव ए। ये मुझसे कहा जाता है कि फाइंड करो। जो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मुश्किल आ सकती है ना, वो ये मल्टीपल ऑपरेशंस, जो एक से ज़्यादा ऑपरेशंस इकट्ठे करने हैं ना, वो आ सकती है। तो मैं कोई मसला नहीं, मैं अंदर से शुरू करूंगा, डिव ए निकालूंगा, तो डिव ऑफ ए निकालूंगा मैं, ठीक है। अब डिव ऑफ ए क्या है, वो है पार्शल A1 बाय पार्शल एक्स पार्शल A2 बाय पार्शल वाई, ये जो लिखी हुई है। तो मैं इसका पार्शल एक्स निकालूंगा, वो क्या आया जी, 2x/, प्लस अगले का पार्शल वाई निकालना था, वो क्या आया, z³ प्लस आखिरी का पार्शल z निकालना था, तो वो आएगा माइनस गालबन x³। कोई गलती है तो पकड़ लो, वैसे यही लग रहा है मुझे। ठीक हो गया, ये मेरा डिव ए आराम से आ गया। अब मैं निकालूंगा ग्रेड ऑफ डिव ए, यानी डिव ए तो ये निकल आया ना। अब मुझे इस जो निकला है उसका मुझे ग्रेड निकालना है, ग्रेडियंट निकालना है। अच्छा, ग्रेडियंट कैसे निकलता है, पार्शियल फाइव बाय पार्शियल एक्स, यानी इसका पार्शियल लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ जी, क्या आएगा, 2y माइनस 3x² आई। आई कहाँ से आ गया, आई ये वाला आई आ, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद अब y के हिसाब से लेना है,
तो वो आएगा 2x, बस खत्म, ऐसे ही है ना। ये आ गया j, और फिर फाइनली मुझे z के हिसाब से लेना है, तो वो आएगा 3z², ब्रैकेट ही लगा लें, 3z² और एंड पे k। ये मेरा आंसर बन जाएगा कि ग्रेड डिव ऑफ ए आर। कई दफ़ा डबल कर्ल मांग लिया जाएगा, लेकिन मतलब मुश्किल नहीं होएगा, अगर आप अकल से चलते जाओ तो कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ये याद करने की कतई ज़रूरत नहीं। ये इसने मल्टीपल डिव ग्रेड के फंक्शंस बना के उनके फार्मूलाज बनाए हैं, कतन कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हें इस तरह का मल्टीपल फंक्शन आ जाए तो तुम बस ग्रेड निकालो, ग्रेड निकालने के बाद डिव निकाल लो। ये डबल कर्ल आ जाता है कभी कभी, कर्ल निकालने के बाद फिर कर्ल निकाल लो, तो कोई मसला नहीं, तुम पहले कर्ल निकाल लो, तुम्हारे पास एक आंसर आ जाएगा। अब इस आंसर का दोबारा कर्ल निकाल लो 2 दफ़ा, यानी तुम वो ऑपरेटर अप्लाई कर दोगे। और मेरा ख्याल है ये भी कर लो, ताकि मैं अगली दफ़ा कोई एक टॉपिक पकड़ के वो करने के काबिल हूँ। यार ये भी उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा है जिनको मैथ मुश्किल लगती है, क्योंकि वो ये बड़ी आसान आसान चीज़ें हैं जिनके क्वेश्चंस आते हैं। ये है जी वॉलेस फार्मूला। समझाना बड़ा आसान है, एक्चुअली करना भी बड़ा आसान है यार। तो जी अगर मैं तुमसे पूछ लूँ कभी कि यार ये साइन स्क्वायर एक्स का ज़रा इंटीग्रल निकाल लो, तो तुम थोड़ी देर खपोगे लेकिन निकाल लोगे। तुम्हें प्रॉपर्टी याद आएगी कि यार साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता था 1 माइनस कॉस 2x या समथिंग लाइक दैट, और तुम इस तरीके से उसको करके सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अगर मैं तुमसे कॉस स्क्वायर कहूँ तो अगेन तुम्हें कोई इसकी प्रॉपर्टी याद आ जाएगी कि शायद 1 माइनस कॉस 2x होती थी, शायद, मुझे नहीं याद। अच्छा, 1 प्लस कॉस 2x थी, तो बल तुम इसको सॉल्व कर लोगे। अगर मैं तुमसे साइन क्यूब मांगू, अब क्या करोगे? साइन क्यूब की इंटीग्रेशन कैसे होएगी? किसी को भी आइडिया है तो बताओ। पावर अलग अलग मसलन बोलो जरा कैसे। साइन टू डॉट साइन यस एग्जैक्टली, तो साइन ऐसे का करते थे, ऐसे करते थे कि साइन टू डॉट साइन करते थे, फिर इसकी प्रॉपर्टी लगाते थे और फिर सॉल्व हो जाता था। गुड, वेरी गुड, यही है। एक सेकंड, कॉस क्यूब कैसे करते थे? कॉस क्यूब भी ऐसे ही करोगे कि वो 3 और 2 अलग कर कर। साइन 4 कैसे करोगे? इसमें तो अलग अलग करके कोई फायदा ही नहीं होना, यानी साइन स्क्वायर अलग अलग कर लो, उसके सर बाद क्या होएगा? सर ऐसे कैसे इसमें साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, लेकिन फिर उसका मतलब आगे कैसे चलोगे? मतलब मुझे कोई आसान रास्ता नहीं पता इसका, देखते हैं क्या किया है। साइन स्क्वायर का स्क्वायर किया है, फिर उसकी प्रॉपर्टी लगाई है 1 माइनस कॉस 2x की, फिर उसको खोला है, पूरा स्क्वायर खोला है, और फिर खोल के 3 अलग अलग इंटीग्रल सॉल्व किए हैं। ठीक है जी, 15 मिनट लगेंगे, 20 मिनट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये मतलब ये अच्छा 15-20 मिनट से भी ज़्यादा है। ये देखो कितनी वर्किंग उसने की है, फिर जाके वो सॉल्व होता है। लो जी, ये एक फार्मूला है। ये इसने पागलपन किया हुआ है, इसने बहुत आगे तक दिखाया हुआ है। साइन 5 भी दिखाया हुआ है, 6 भी दिखाया हुआ है, 7 भी दिखाया हुआ है। याद नहीं करने, कुछ नहीं करना, याद सिर्फ ये करना है, वॉलेस साइन फार्मूला। ये पूरा लेक्चर सिर्फ ये है। अगर तो तुम लोग थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करो, इसको जरा 2 मिनट आराम से पढ़ो। एक तो वॉलेस साइन फार्मूले के दो हिस्से हैं कि अगर एन इवन होए तो ये करना है, अगर एन ऑड होए तो ये करना है। दूसरी बात ये है कि मुझे पता है यहाँ पे साइन लिखा हुआ है, इससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे साइन होए चाहे कॉस होए, यही है। इधर भी चाहे साइन होए कॉस होए, यही है। अब जरा इसको पढ़ो, इसको याद करने की कोशिश करो कि क्या क्या रहा है। इसको याद ऐसे कर सकोगे कि राइट साइड से शुरू करोगे। तो अगर एन इवन है तो तुम पाई/2 से शुरू करते हो, फिर 1/2 आता है, और अब खुद ब खुद बनता जाएगा, बस दो दो ऐड करते जाओ। यानी 1 में 2 ऐड करोगे 3 आ जाएगा, 2 में 2 ऐड करोगे 4 आ जाएगा। अगली टर्म क्या होएगी? 3 में 2 ऐड करोगे 5 आ जाएगा, 4 में 2 ऐड करोगे 6 आ जाएगा। ये तमाशा उस वक्त तक चलता जाता है जब तक नीचे तुम्हारे पास एन नहीं आ जाता। ये इतनी कोई पावरफुल चीज है कि अगर तुम मान लो कि तुम्हें ये याद है या तुम्हारे पास है, और अब मैं तुमसे दुनिया का कोई भी इंटीग्रल मांग लूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि इंटीग्रल
बल्कि मैं पूछता हूँ तुमसे, मुझे ये बताओ कि इंटीग्रल ऑफ साइन की पावर 10 एक्स डी एक्स क्या होएगा? ठीक है, अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि वॉलेस साइन फार्मूला देखो और मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होएगा। तो ये 8 बहुत ही मुश्किल है 5 इसको by 6 हाँ, इसको बहुत ही मुश्किल है लिखना। मैं लिखना 5 शुरू by करता हूँ। मैं इसको ऐसे करता हूँ कि मैं पाई बाय 2 से शुरू करूंगा, उसके बाद क्या आएगा 1/2, उसके बाद क्या आएगा 2/4, 8 उसके बाद क्या आएगा 4/, 8 नहीं गलत हो गया, क्या हुआ 3/4, सॉरी, इधर आएगा 3/4, फिर आएगा 5/6, फिर आएगा 7/8 और फिर आएगा 9/10। जब 10 आ गया नीचे, यहाँ पे मैं रुक गया, ये मेरा आंसर है। तुम्हें ये एमसीक्यूज आने हैं, ठीक है, तुमने सिंपली ये ढूंढ के टिक लगा देना है कि चॉइस कौन सी ठीक है। ठीक है, अभी कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। एक चीज़ का ख्याल रखना, ये लिखा हुआ है 0 से π/2 तक। अब अगर तुम्हें कल को 0 से कुछ और वो आ जाए, मतलब ये कुछ और वैल्यूज आ जाएं, तो आंसर डिफरेंट होएगा। इसी थोड़ा सा ख्याल रखना कि मतलब ये एक हाफ ये हाफ पीरियड होता है यार, कि हाफ टाइम पीरियड पे वो चलती हैं। ये एग्जांपल्स हैं, खुद करना। साइन 11 कैसे करते हैं, कॉस 11 क्या आता है, कॉस 12 क्या आता है, ये छोटे छोटे एमसीक्यूज आने हैं तुम्हें, ठीक है, कि इनके आंसर्स क्या हैं। तो ये खुद जरा प्रैक्टिस कर लेना कि क्या आता है। इसके ऊपर ये जो मजदूरी है सारी, ये मजदूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी कतन कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगली दफ़ा करके आना, पढ़ी भी है ना इंटर में, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, ये 2 एग्जांपल्स हैं उसके, और मैं यहाँ पे रुकूंगा। स्केलर फील्ड मैं नहीं करूँगा। ये अब 36 से मैंने छोड़ा, 36 से मैंने छोड़ दिया, 36 नहीं किया। ये स्केलर और वेक्टर फील्ड है। 37 नहीं किया, और 38 में उसके एग्जाम्पल होंगे। हाँ, 38 में उसके एग्जाम्पल्स होंगे, बिल्कुल। मैं 39 से शुरू करूंगा अगली क्लास। अगर एंड पे टाइम मिला तो शायद इनकी तरफ वापस जाऊंगा, वैसे ज़्यादातर हम इसकी तरफ वापस जाते नहीं इन 3 लेक्चर्स की तरफ। ठीक है, 39 से 45 तक पूरा एक टॉपिक है, ये 4 ईयर सीरीज है। ठीक है, इसमें पढ़ाना इसको 15 मिनट का काम है। 15 मिनट में मैं तुम्हें फॉर्मूले देने हैं और वो हो जाना है। लेकिन इसमें जो सारी गेम है वो इंटीग्रेशन है। अगर तुम्हें इंटीग्रेशन नहीं आएगी करनी, और अभी जो तुम चीज़ पढ़ के आए हो, 2 चीज़ें, वॉलेस फार्मूला और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मैंने तुम्हें नहीं बताई, जानते ही हो गए। अगर तुम्हें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अच्छी तरीके से करनी नहीं आती, तुम ये नहीं कर सकते 39 से 45। और अगर तुम्हें वॉलेस भी नहीं आता तब भी नहीं कर सकते। तो ये काफ़ी मटीरियल है 39 से 45 में, और थोड़ा मुश्किल भी है। तो ज़रा सिर्फ अपनी इंटीग्रेशन पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करके नाजिल होना है। नाजिल कहाँ होना है? नाजिल होना है मंडे को, तुमने इतने बजे, ठीक होगी। ये फिजिकल रखी सिर्फ मैथ की वजह से, कि मैथ नहीं हो सकती ना उसके वाइट बोर्ड के बगैर। तो ठीक है, 11 सवा 11 बजे मंडे को इंशाल्लाह कैंपस में मिलते हैं। ठीक है जी। कोडिंग